हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। तो हम लोग थे विनिर्माण उद्योग में। विनिर्माण उद्योग में कहाँ तक देख लिए थे? उर्वरक उद्योग। कौन सा? उर्वरक, है ना? उर्वरक उद्योग, एनपीके, भारतीय उर्वरक निगम, एफसीआई, यह सब बातें हो गई थी। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक में आइए, सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग का ये देखना है कि सीमेंट उद्योग जो स्थापित होता है उसके पीछे कौन कौन से कारक हैं। सीमेंट उद्योग की अवस्थिति के कारक, तो इसके 3 कारक हैं, नोट कर लो। एक हो गया कच्चा माल, दूसरा हो जाएगा पावर मतलब बिजली, है ना? कच्चा माल, विद्युत या शक्ति के संसाधन, ऐसा भी कह सकते हैं, पावर। और तीसरा हो जाएगा परिवहन। उद्योग के लिए मुख्य रूप से पहला पहला कच्चा माल, दूसरा ऊर्जा, और तीसरा जो है परिवहन। यहाँ तक क्लियर है? यस। यस सर। तो अभी इन तीनों का एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद पढ़िए, कोई एक स्टूडेंट सीमेंट उद्योग को पढ़ो ऊपर से। सर स्टार्टिंग से हाँ, सीमेंट निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है। हाँ, एक मिनट रुक जाना। यही कच्चा माल में सर, यही बात दिया है कि सीमेंट उद्योग को जो है भारी व स्थूल कच्चे माल की आवश्यकता होती है। चूना पत्थर, सिलिका, मतलब आप कच्चा माल केवल लिख नहीं सकते, उसको डैश दे के एक्सप्लेन करना होगा। तो उसको डैश दे के यही एक्सप्लेन करेंगे कि इस उद्योग को जो है यह सब कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसलिए जहां पर ये कच्चे माल मिलेंगे वहीं पर सीमेंट उद्योग स्थापित होगा, क्योंकि यह भी अपना वेट कम करने वाला उद्योग कहा जा सकता है। इसलिए सीमेंट उद्योग, और बहुत भारी कच्चे माल होते हैं, जिस उद्योग के कच्चे माल बहुत भारी होते हैं वे वहीं स्थापित होते हैं कच्चे माल के पास में। जिस स्थान पर चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम इत्यादि मिलते हैं उसी स्थान पर सीमेंट उद्योग स्थापित होता है। यह कच्चा माल का बात हो गया। दूसरा, रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता मैंने है। पावर बता दिया, ऊर्जा। सीमेंट उद्योग बनाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। चूना पत्थर, सिलिका, सबको ग्राइंड करेगा, सीमेंट बनाएगा, इसमें बिजली बहुत खपत होती है। तो इसको जो है कोयला और विद्युत ऊर्जा दोनों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। यह भी एक बात हो गया। और तीसरा, रेल परिवहन चाहिए इसको। रेल परिवहन क्यों चाहिए बोलिए तो? सर ट्रांसपोर्टेशन के सर लिए। एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करने के लिए। सीमेंट ज्यादा। चूंकि भारी होता है,
तो भारी होता है तो एक बार में जो है अगर आप सीमेंट से एक तो परिवहन तो ऐसे ही चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान, पूरे देश में सीमेंट की मांग रहती है, दूर दूर के स्थानों में सीमेंट को भेजा जाता है, जहां पर फैक्ट्री है वहां पर सीमेंट को लोड करके देश के किसी भी दूर के स्थान में भेजा जाता है। अब यदि उसको रेल परिवहन सस्ता होता है और बहुत भारी सामान को भी रेल परिवहन से हम ढुलाई कर सकते हैं, तो सीमेंट बहुत भारी है, उसको कम कीमत पर अगर पहुंच जाए तो अच्छा होगा, इसलिए रेल परिवहन से, और वजन भी सीमेंट का ज्यादा होता है तो रेल परिवहन इसके लिए सुटेबल है, जिसमें कि जो मालगाड़ियां होती है उसमें सीमेंट की बोरियों को लाद दिया जाता है, भर करके उनको जो है भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सीमेंट उद्योग का कारक हो गया। भारत में पहला सीमेंट का फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में। चेन्नई में। हाँ, सही। तो यही सब कुछ बातें हैं इसमें। इसमें ये भी लिखा है कि उस उद्योग ने तरक्की क्यों प्राप्त की 1989 के बाद। 1989 के बाद कुछ सरकार का पॉलिसी बना था, है ना। पहले सरकार सीमेंट को कोटा करके रखा हुआ था, बाद में उसको नियंत्रण समाप्त किया, तो उससे जो है सीमेंट उद्योग ने तरक्की हासिल की। भारत के सीमेंट की मांग दुनिया के अन्य देशों में भी है, उसका क्या कारण है, यह भी एक प्रश्न आता है। गुणवत्ता के कारण। हाँ, गुणवत्ता। अच्छा तो भारत का सीमेंट जो है अच्छी क्वालिटी का होता है, दाम भी ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए भारत के अलावा जो अन्य कुछ देश हैं, पड़ोसी देश, पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया के बाजार में जो है इंडिया का सीमेंट जाता है ना। तो यह ध्यान में रखिएगा। अब चले आइए नेक्स्ट उद्योग में। कौन सा उद्योग है इसके बाद? सर मोटर गाड़ी उद्योग। बिल्कुल सही, मोटर गाड़ी उद्योग। यह जो है यात्रियों और सामान दोनों के लिए होता है, आपको पता ही है। मोटर गाड़ी में लिखता है कि विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी से यह विश्व स्तरीय विकास कर रहा है। मतलब तुमको पता होगा भारत का मोटर गाड़ी उद्योग को बनाने में विदेश का कंपनियों ने बहुत मदद किया। आजकल तो विदेश का कंपनी का अपना मतलब हो गया अलग अलग, जैसे पहले हीरो होंडा था तो उसमें हीरो इंडिया की कंपनी थी और होंडा कहाँ की कंपनी थी? जापान। उसी तरह मारुति सुजुकी, है ना। तो ये विदेश की कंपनियों से जो है कोलेबोरेशन करके मोटर गाड़ी उद्योग आगे बढ़ा, विदेश का पैसा भी लगा, उनका तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया। भारत में यह उद्योग कहाँ कहाँ विकसित है उसका नाम दिया है शहर का। चलो ये कोई विशेष बात नहीं है, है ना। मोटर गाड़ी उद्योग हो गया, इसे पढ़ लेने से हो जाता है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट उद्योग है, कौन सा है नेक्स्ट? सर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आईटी इंडस्ट्री इसी से संबंधित है। और आज आपको पता है कि अगर आप लोगों का कैरियर आगे चल के किन दो फील्ड में स्टूडेंट सबसे ज्यादा कैरियर बनाना चाहते हैं, बोलिए तो। आईटी और मेडिकल। बिल्कुल सही, मेडिकल और इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग में भी अगर किस फील्ड में, तो सब लोग का पहला चॉइस होता है कंप्यूटर साइंस। आपको पता है लेता है तो वह चाहता है कि उसको कंप्यूटर साइंस मिल जाए, कंप्यूटर साइंस का पता। यस सर। इसी आईटी फील्ड से है, सूचना प्रौद्योगिकी से है। इलेक्ट्रॉनिक का एक पार्ट है, इसलिए दोनों को मिला दिया है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक में तो कुछ भी आ सकता है, टेलीविजन भी आ सकता है, टेलीफोन होता है जो आई DI के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, एफडीआई देखो क्या होता है। विदेश का कोई संस्था भारत में, या एक देश का कोई संस्था किसी अन्य देश से पैसा लेता है तो उसको एफडीआई कहते हैं। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेश से पैसे लगाने वाले लोग पैसा लगाते हैं अपने देश में, मतलब हमारे देश में, किसी कंपनी में, किसी उद्योग में, किसी भी चीज में, तो उसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है,
अभी हम लोग आईटी उद्योग की बात कर रहे थे। तो यह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का एक पार्ट है जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, सूचना प्रौद्योगिकी। आपको पता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके कंपोनेंट होते हैं, विशेष करके सॉफ्टवेयर, है ना। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको कहते हैं? सर बैंगलोर। हाँ, और यही आईटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, बेंगलोर ही। आईटी कैपिटल कह लो, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कह लो, दोनों में बेंगलोर ही आता है। आईटी सिटी बेंगलोर। अन्य केंद्र भी हैं, और भारत सरकार ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए हैं, है ना, जहाँ पर सॉफ्टवेयर के लिए विशेष सुविधाएं की गई हैं कि वहाँ सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए। बहुत सारी कंपनियों का वहाँ पर जो है ब्रांच वगैरह रहता है, लोग काम करते हैं उसमें। इस तरह से है। आपको पता है उन जगहों के नाम जहाँ आईटी उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित है, उन सब का नाम दिया है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। वही सब सिटी है जहाँ आपके जान पहचान के लोग भी काम करते होंगे आईटी फील्ड में। और ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि आईटी उद्योग की विशेषताएं बताएं। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि यह उद्योग जो है बहुत तेजी से जैसे विकसित हो रहा है। कौन कौन से भारत के बड़े बड़े आईटी केंद्र है। एक विशेषता इसकी है कि महिलाएं इस उद्योग में बहुत ज्यादा हैं। लगभग जो है 1/3 महिलाएं हैं, 30%, है ना। और विदेशी मुद्रा भी इस उद्योग को बहुत, मतलब भारत को बहुत आमदनी होती है इस उद्योग से। भारत सॉफ्टवेयर बना बना के विदेश में बेचता है, इससे भारत को बहुत प्रॉफिट होता है। तो यही कह रहा है कि विदेशी मुद्रा भी जो है इस उद्योग से मिलती है। और एक वर्ड दिया होगा बीपीओ, देखिए बीपीओ का अर्थ कोई बता सकते हैं? बाह्य स्रोतीकरण। बाह्य स्रोतीकरण का हिंदी होता है आउटसोर्सिंग। पूरा वर्ड है व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण। इसमें होता क्या है, कोई देश की कंपनी अपना काम बाहर के किसी कंपनी से करवाती है। जैसे अमेरिका की कंपनी, उसको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो वह अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं रखती है उस काम के लिए। वह भारत की किसी कंपनी को, जैसे कि मान लो इन्फोसिस है, किसी भारत की कंपनी को कहती है कि आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए। तो भारत की कंपनियों को फायदा होता है। तो यही कह रहा है कि बीपीओ से जो है भारत को बहुत फायदा हुआ है ना। इसी कारण से भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत प्रगति किया है। ठीक है, तो यह बाह्य स्रोतीकरण जो है, इससे भारत का यह उद्योग बहुत आगे बढ़ा है, इसको याद रखिएगा। और इसके सफल होने का कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। इस प्रकार से आपका यह समाप्त हो गया टॉपिक। लास्ट में जो है पॉल्यूशन दिया है, प्रदूषण, जो बहुत आसान है। बताइए भाई, 4 प्रकार के कौन कौन से प्रदूषण होते हैं? Air pollution, water pollution, soil pollution. है ना, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, फिर आपको जो है लैंड भूमि पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन, है ना। हाँ, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। सर इसमें तापीय भी लिखा है। तापीय देखो वो अलग से, एक्चुअली में किताब में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तापीय को बोल्ड लेटर में दे दिया, और जो भूमि प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन होता है उसको अलग से नहीं लिखा। तो तापीय प्रदूषण चलो दिया है उसको, वो जल प्रदूषण का एक पार्ट है, ऐसा समझ लो। तापीय आग है, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण लेकिन याद रखेंगे, सॉइल पॉल्यूशन या वो भूमि प्रदूषण। बताइए, एयर पॉल्यूशन कौन सी गैसों से होता है ज्यादा? CO2। CO2, है CO, ना, sulfur oxide, sulfur dioxide. सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, है ना। और एयर में जो पॉल्यूटेंट आते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसियस तो होते ही हैं। तो ये सब जो है हवा में प्रदूषण करते हैं, पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इसमें। जल प्रदूषण भी देख लीजिए,
जल प्रदूषण का कारण क्या है? इंडस्ट्री आता है। फैक्ट्री हाँ, से बहुत निकला बड़ा हुआ। कारण है इंडस्ट्री से, और शहरों का भी कचरा। शहरों का जो है ड्रेन पाइप, वेस्ट पाइप, वह सभी जल में छोड़ दिया जाता है, नदियों इत्यादि में। तो उससे भी जो है जल प्रदूषण यमुना। होता है। हाँ, यमुना भारत की सबसे अधिक प्रदूषित में से एक नदी है। तापीय प्रदूषण यह जल प्रदूषण का ही एक पार्ट है। जब फैक्ट्री का गर्म पानी किसी तालाब में या कहीं पानी के सोर्स में, पानी वाले क्षेत्र में डाल दिया जाता है, तो उसको हम लोग तापीय प्रदूषण कहते हैं। यह जल प्रदूषण का एक पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉइल पोल्यूशन, जो तुम लोग को किताब में हेडिंग करके नहीं लिखा है, लेकिन वह सॉइल पोल्यूशन होगा। ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट, इससे भी भूमि खराब होती है, आपको पता है ना। वेस्ट, परमाणु का कचरा, यह मिट्टी को खराब या जमीन को ही खराब करता है। हेलो। हाँ सर, नमस्कार, बोला जाए सर। हाँ, है ना। हाँ ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा नंबर। ओके सर, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। जी जी। मैं वहीं एग्जाम रूम में, यहीं स्कूल में ही हूँ सर। हाँ नहीं, अभी तो क्लास ले रहा हूँ मैं। जी जी सर। जी जी। तो सॉइल पोल्यूशन जो है, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो कचरा मिट्टी में कहीं डंप किया जाता है, तो उससे भी बहुत ज्यादा जो है लैंड पोल्यूशन होता है। फिर इसका संबंध जल प्रदूषण से भी है, मिट्टी जल एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना। मेडिकल वेस्ट से सर। मेडिकल वेस्ट भी बहुत बड़ा है, बिल्कुल सही। किसने कहा? नोबिता सर। हाँ, कौन बोल रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मौसम सर, मौसम। मौसम। चलो, बहुत बढ़िया। तो मलबे का ढेर, किताब में जो दिया है, मलबे का ढेर, हानिकारक रसायन, कांच, ये सब जो होता है, औद्योग का सीवरेज, वो जल को भी खराब करता है, सॉइल को भी खराब करता है। तो इस तरह से जो है ये सब है। और अंत में दिया आपको ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन। ये आपको पता है, जो गाड़ियां होती हैं और जो फैक्ट्री होती है, उनसे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। मतलब यह जो पोल्यूशन होता है, इस पोल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो है जल पोल्यूशन का दिया है, वाटर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन को रोकने सर, के लिए, पेस्टिसाइड वगैरह का कम। हाँ हाँ सर बिल्कुल। फैक्ट्री से जितना भी वेस्ट निकलेगा उसको न्यूट्रलाइज करके निकालेंगे। हाँ, सबसे पहले तो एक दिया है कि पानी का उपयोग कम कीजिए, 3R अप्रोच यूज कीजिए, है ना। 3R अप्रोच करने से भी क्या होगा, पानी वेस्ट नहीं होगा और पोल्यूटेड भी कम होगा, है ना। रिड्यूस, और क्या क्या होता है 3R में? रिड्यूस यूज एंड रियूज रिसाइकल। रिसाइकिल। रिसाइकल, तो रिसाइकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। न्यूनतम उपयोग करना, ऊपर में लिखा है क पॉइंट, देखना क पॉइंट वही बात है, जल का न्यूनतम उपयोग करना मतलब रिड्यूस करना उपयोग को। पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकल, और पुनः उपयोग मतलब रीयूज। 3I बात जो है, पहले वाटर ट्रीटमेंट करके तब उसको बहाया जाए, तो उस पानी करना पड़ता है। पहला है प्राथमिक शोधन, प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर द्वितीयक शोधन, और फिर है तृतीयक शोधन, है ना। तो प्राइमरी में हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक साधन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैकेनिकल मेथड का।
कोई लगा दिया, जैसे बालू है उसको कोई छन्ना पत्र से, मतलब मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कुछ केमिकल प्रोसेस किया, कुछ अन्य तरह का बात नहीं है। तो उस प्रोसेस द्वारा कुछ सफाई होगा। कुछ ऐसा पानी के रास्ते में लगाया, बालू ही लगा दिया, मान लो बालू से होगी पानी गुजरेगा, तो बहुत कुछ अशुद्धि उसका, बालू या कंकड़ से, मान लो कंकड़ के क्षेत्र से पानी गुजरेगा तो बहुत कुछ अशुद्धि उसी में रह जाएगा, फिल्टर करके उसको कर दिया, दैट इज मैकेनिकल। फिर सेकंड में क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस से कुछ बैक्टीरियल ट्रीटमेंट करते होंगे पानी को। और तीसरा शोधन क्या है, तीसरा में जो है सब मिला के होता है, उसमें रासायनिक, जैविक, भौतिक सब होता है। ठीक है। फिर कुछ और भी सुझाव दिए गए हैं, वह सब करने से भी, कानून द्वारा भी कुछ, कानून द्वारा तो हर तरह के प्रदूषण को रोका जा सकता है यदि सख्त प्रावधान किए जाएं, है ना। फैक्ट्रियों को नियम बनाया जाए कि फैक्ट्री जो है अपना वाटर एंटी पॉल्यूशन डिवाइस लगाए, फैक्ट्री अपने इसमें चिमनी इत्यादि में कम पॉल्यूशन करने वाला संयंत्र यूज करे। बहुत कुछ हो सकता है। एयर पॉल्यूशन के लिए बताया गया है कि एयर पॉल्यूशन रोकने के लिए फैक्ट्री क्या क्या कर सकती है, ये देखो किताब में दिया होगा। ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन के लिए दिया है, साइलेंसर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से अनेक चीजें दी गई हैं। मैसेज भी पूरा डाल रहे हैं आप लोग? भाई थोड़ा क्लास पे ध्यान दिया करो ना, मैसेज डालते हो इतना। और इसके बाद है एनटीपीसी द्वारा सुझाया गया मार्ग। भारत में जो थर्मल पावर से बिजली बनती है, कोयला से बनने वाली बिजली, उसके लिए जो एजेंसी है, सरकारी एजेंसी, उसका नाम है एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह। तो यह एनटीपीसी ने बड़ा प्रयास किया है, क्योंकि आपको पता है कोयला से जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन के रोकथाम के लिए इसने अनेक काम किए हैं, जो आपको पॉइंट वाइज दिया हुआ है ना। तो इसको भी पढ़ लेना है, यदि किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आईएसओ सर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, आईएसओ, जो कि प्रमाण पत्र देता है क्वालिटी के लिए, कोई भी अच्छी क्वालिटी के लिए। आईएसओ का भी अलग अलग मानक है ना। 14001 ये इन्वायरमेंट से संबंधित आईएसओ मानक है। आईएसओ का अलग अलग नंबर होता है, कोई पर्यावरण के लिए देता है, कोई हेजार्ड मतलब खतरा नहीं हो, रिस्क नहीं हो, उसके लिए देता है। बहुत तरह तरह की क्वालिटी से संबंधित आईएसओ का प्रमाण पत्र है। तो आईएसओ ने दिया है प्रमाण पत्र। एनटीपीसी सर को एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बता दीजिए ना। बोलो। कौन सा क्वेश्चन? सर सर 3 का जो सर फर्स्ट नंबर है, समवित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है? इस उद्योग की क्या समस्या है और किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है? अच्छा, दोनों का डिफरेंस बोल रहा है ना। तो देखो, लोहा इस्पात उद्योग का जो मैप दिया है तुमको किताब में, वो समन्वित इस्पात उद्योग कहा जाएगा, जो बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है। और मिनी इस्पात में क्या होता है, जो छोटा छोटा फैक्ट्री होता है वो उसमें आता है मिनी इस्पात में। तो दोनों के बीच का अंतर कह रहा है कि दोनों का अंतर बताएं। तो अंतर तुमको मिल जाएगा किताब में भी, कहाँ पर है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पेज नंबर 77 निकालो। मिला? मिला है पेज नंबर 77 में? नो सर। नो सर। कैसे नहीं मिला?
27 पेज में बॉक्स में दिया है क्रियाकलाप के नीचे, उसको जरा सा पढ़ जाओ। यस सर, दिया हुआ है। आप पढ़ो जरा सा। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी, इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु और मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। और नीचे पढ़ो संकलित का। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। तो पहला अंतर तो समझ यही गए? हो गया कि मिनी इस्पात जो है छोटे संयंत्र होते हैं, हम्म, स्मॉल इंडस्ट्री होता है, या होते हैं। दूसरा, मिनी इस्पात उद्योग में विद्युत भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस। लेकिन इसमें ब्लास्ट फर्नेस का यूज होता है। ब्लास्ट फर्नेस को हिंदी में पता नहीं धमन भट्टी या क्या बोलते हैं, कहीं अगर दिया होगा किताब में मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ब्लास्ट फर्नेस यूज होता है। उसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस मिनी में झोंकदार भट्टी, हाँ देखो इस्पात निर्माण प्रक्रिया में दिया है झोंकदार भट्टी, झोंकदार भट्टी का इस्तेमाल होता है। पेज नंबर 75 में एक फ्लो चार्ट दिया है, उसमें मिल जाएगा। तो संकलित में झोंकदार भट्टी का इस्तेमाल होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है, मिनी स्टील प्लांट केवल स्टील बनाता है, इस्पात बनाता है, ठीक है। लेकिन संकलित स्टील प्लांट में कच्चे माल का प्रोसेसिंग से लेकर के स्टील बनाने तक का सारा प्रक्रिया होता है। मतलब अनेक प्रकार के कार्य होते हैं इसमें संकलित में। मिनी में अनेक प्रकार के काम नहीं होते, ठीक है। संकलित में अनेक प्रकार के काम होते हैं, मिनी में उतने विविध प्रकार के काम नहीं होते। एक और अंतर जो आप इस मैप को देख करके बता सकते हैं, बताइए और क्या अंतर हो सकता है। कोई भी बता सकते हैं। सर कौन से मैप को देखकर? यही मैप, सर चीन में जो है लोहा इस्पात संयंत्र का मैप। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 3 अंतर मैंने बता दिए, 2 अंतर और लिखना है आप। जल की आवश्यकता। देखो जो मैप दिया है ना, वो मैप कि अब दूसरे जगह है, ठीक है ना। संकलित स्टील प्लांट जो होते हैं वो रॉ मटेरियल के पास होते हैं, जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पर वो स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि भारी कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल का प्रोसेस भी उसको करना पड़ता है। एक विशाखापत्तनम केवल इसमें एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। विशाखापत्तनम एक्सेप्शन है, बाकी जितना भी संकलित प्लांट है वह सब रॉ मटेरियल के पास स्थापित है। लेकिन मिनी स्टील प्लांट जो होता है वो मार्केट बेस्ड होता है, जहाँ कोई बड़ा शहर के आसपास में, हाँ डिमांड बेस्ड होता है वह, तो वह मार्केट के आसपास स्थापित होता है। और संकलित का तो बता ही दिया, कच्चे माल के नजदीक स्थापित होता है। इस मैप में कौन सा स्टील प्लांट बताया गया है मैप में? संकलित संकलित, तो संकलित की संख्या कितनी है? 10। तो यह भी एक अंतर होगा। संकलित स्टील अनेक अनेक हैं। और भाई आप लोग होने वाला है तो तो थोड़ा सा पढ़ लेना है अपने से, ट्रांसपोर्ट
दिया है ना ट्रांसपोर्ट भी सिलेबस में। यस सर। संसाधन हो गया, फिर कृषि हो गया, विनिर्माण, और जैसा कि जीवन रेखा एक civics में बाकी है। तो हो गया। और यस उसके सर। बाद चुनौतियां में थे हम लोग। उसके वही परिणाम। चुनौती ही है आखिरी, चुनौती नहीं रे, कौन सा देख रहा था, परिणाम। आउटकम। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ वही वही, लोकतंत्र के परिणाम, वही वहीं तक देखना है, परिणाम तक। तो परिणाम में तो कुछ कुछ इंट्रोडक्शन दे दिए थे, पढ़ा भी दिए थे थोड़ा बहुत, है ना। मेन ये चैप्टर है अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये जो है ये थोड़ा बाकी रह गया है, लेकिन आप लोग देख लेंगे इसको। इसमें 3 ही बात है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, परिवहन, संचार एवं व्यापार, ये तीनों बातें आती हैं इसमें। परिवहन संचार। हाँ सर ऑब्जेक्टिव होगा। देखो, अभी तक ये लेटर नहीं आया है कि परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव, लेकिन यदि स्टूडेंट को नहीं बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से फिर वह वही गूगल फॉर्म पर या कैसे भी ऑब्जेक्टिव ही लेगा। हम लोग तो यही सोच रहे हैं। ठीक है। आज कितने लोग आए हैं क्लास में? सर इस क्लास में तो बहुत आ गया, 25 था सर। 25 25। कुछ लोग फिर वापस निकल इतना। गया क्या? यस सर, इतना किसी क्लास में 10th ए में कितना है? ये तो बड़ी अच्छी बात है, 25 आ गया। कितना तारीख है आज? 15। 15। 15 सर। 10th ए में बोलो तो अपना एडमिशन नंबर, कौन कौन आए हो? बस तो दो सर। हम ही लिस्ट देखें या तुम ही लोग बोलो ना? किसी किसी का तो आईडी से ही पता नहीं चलता है नाम से कि कौन है। सर चैट बॉक्स में रोल नंबर लिखने बोल दीजिए। सुनो ना, चैट बॉक्स में रोल नंबर तो है लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, वैसा करोगे? उसमें भी फिर देखना पड़ता है हमको। सर बोल ही देगा। बोलने से अच्छा तो है चैट बॉक्स में लिख दो, सही सजेशन दी, लिख ही दो। एक आ सर। सबका लिख दो ना, ए बी सब लिख दो, फिर हमको पता चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते जाइए फटाफट। हाँ आ रहा हूँ।